नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। एक शो में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की कथित अश्लील टिप्पणी वाली वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज के वादे पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों या विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग यानी ECI से जवाब मांगा। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की अपनी छठी आधिकारिक यात्रा की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट जारी की। भारत का पाम ऑयल आयात 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। एक शो में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की कथित अश्लील टिप्पणी वाली वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। कानूनी रूप से अश्लीलता यानी ऑब्सेनिटी को अभद्र अभिव्यक्ति माना जा सकता है। इसे शब्दों, कार्यों या इशारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। खबर में सबसे पहले अश्लीलता से जुड़े नैतिक मुद्दे जान लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अश्लीलता पर कानून देखें तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। हालांकि इस अधिकार को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 294 और धारा 296 तथा कुछ अन्य कानूनों द्वारा सीमित किया गया है। वहीं अश्लीलता की कोई स्पष्ट और सटीक परिभाषा न होने के कारण इसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती है। उदाहरण के लिए अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो अभिव्यक्ति एक समुदाय में अश्लील समझी जाती है, वह अभिव्यक्ति किसी अन्य समुदाय में स्वीकार हो सकती है। इसी के साथ सेंसरशिप बनाम कलाकारों की स्वतंत्रता जाने तो अक्सर सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए सेंसरशिप लगाने और कलाकारों द्वारा क्रिएटिव रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के बीच टकराव की स्थिति देखी जाती है। उदाहरण के लिए मकबूल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल नग्नता के आधार पर किसी कलात्मक अभिव्यक्ति को अश्लील नहीं माना जा सकता। इस निर्णय से कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानदंडों के बीच नैतिक दुविधा उजागर हुई। आपको बता दें कि अश्लील अभिव्यक्ति से संबंधित मुद्दे पर मुख्य सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे अश्लील अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। साथ ही परिभाषा तय करते समय संदर्भ या परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए तथा हानि सिद्धांत यानी हार्म प्रिंसिपल का उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि केवल इस आधार पर अश्लील अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि यह आम लोगों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि इससे होने वाली वास्तविक हानि को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाना चाहिए और समुदाय के लिए मानक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसके तहत समकालीन सामुदायिक मानक टेस्ट को लागू करना चाहिए, जो समय के साथ समाज की बदलती नैतिकता और मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। इसी के साथ आइए अश्लीलता को रोकने से संबंधित कानूनी प्रावधान जान लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यानी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। यह कानून महिलाओं को अशिष्ट, अनुचित और आपत्तिजनक तरीके से चित्रण को गैर कानूनी घोषित करता है। इसके अलावा अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956 यानी यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956। यह कानून उन प्रकाशनों को प्रतिबंधित करता है जो किसी बालक या अल्पव्यय व्यक्ति के मन को दूषित या भ्रष्ट कर सकते हैं। खबर के अंत में अश्लीलता के मुद्दे पर न्यायिक निर्णय देख लेते हैं। खुशबू बनाम कन्नी अम्मल एवं अन्य मामले में अपीलकर्ता द्वारा विवाह पूर्व संबंधों पर दिए गए विचारों को नैतिकता और शालीनता को भंग करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलकर्ता के अभिव्यक्ति के अधिकार और सामाजिक नैतिक मानकों के बीच संतुलन स्थापित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहार फ्रीबीज के वादे पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज देने के वादे पर कहा कि हम कुछ लोगों को परजीवियों का एक वर्ग बना रहे हैं। न्यायालय के अनुसार इस तरह के मुफ्त उपहार कुछ लोगों को रोजगार खोजने, मुख्य धारा में शामिल होने और राष्ट्र विकास में योगदान देने के अवसर से वंचित कर देती हैं।
आइए पहले फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार के बारे में जान लेते हैं। इसकी परिभाषा को समझें तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार फ्रीबीज एक ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत मुफ्त में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने फ्रीबीज को परिभाषित नहीं किया है। फ्रीबीज के उदाहरण में फ्री बिजली, फ्री जलापूर्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना किराए की यात्रा आदि शामिल हैं। चलिए अब फ्रीबीज से जुड़ी चिंताएं भी समझ लेते हैं। पहला है राजकोषीय बोझ। मुफ्त में अधिक सुविधाएं देने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ जाता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। उदाहरण के लिए मुफ्त सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च के कारण पंजाब को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगला है विकास कार्यों पर कम खर्च होना। राजस्व को अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन में निवेश करने की बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में मुफ्त बिजली देने से भूजल स्तर में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है। और आखिरी है संस्थानों को कमजोर बनाना। NK सिंह के अनुसार ऋण माफी और फ्री बिजली जैसी नीतियां बैंकों एवं विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स को नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए अब इसके आगे की राह को भी समझ लेते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा जैसी आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं तथा गैर जरूरी फ्रीबीज में अंतर किया जाना चाहिए। ऐसे में संस्थागत और विधायी सुधार को देखें तो फ्रीबीज को परिभाषित करने और नियंत्रित करने के लिए संसद में विस्तार से बहस की जानी चाहिए तथा राजनीतिक और चुनावी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। चुनावी घोषणा पत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। चलिए खबर के अंत में फ्रीबीज के सकारात्मक प्रभाव भी जान लेते हैं। कमजोर वर्गों का उत्थान, जिसमें वंचित समुदायों को सहायता देने से सामाजिक कल्याण के दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है तथा उपभोग व्यय में वृद्धि के अंतर्गत कुछ सुविधाएं मुफ्त में देने से लोग अपनी बचत का उपयोग कुछ और खरीदने में कर सकते हैं, जिससे उपभोग व्यय बढ़ता है। साथ ही संकट में तत्काल राहत प्रदान करनी चाहिए। संकट की स्थिति में मुफ्त सुविधाएं मिलने से सामाजिक कल्याण का त्वरित लाभ मिलता है। कोविड-19 के दौरान मिले लाभ इसका एक उदाहरण है। वहीं उत्पादकता में वृद्धि को समझें तो कार्यबल की दक्षता बढ़ती है, जिससे अल्पकाल में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों या विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग यानी ECI से जवाब मांगा। एक जनहित याचिका में अपराधियों को राजनीति में दोबारा प्रवेश करने से रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी क्रिमिनल अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह रिहाई के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति के आपराधिकरण के बारे में। राजनीति के आपराधिकरण से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी से है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के अनुसार 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 यानी लगभग 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें 171 यानी लगभग 31% सांसदों पर बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं। आपको बता दें कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना केवल 4.4% थी। इसके प्रभाव देखें तो आर्थिक रूप से चुनावों में काले धन के उपयोग और क्रोनी कैपिटलिज्म को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है। वहीं सामाजिक प्रभाव देखें तो धनबल और बाहुबल को अधिकतम करने पर ध्यान सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्रभावित करता है तथा हिंसा और सामाजिक वैमनस्य की संस्कृति को बढ़ावा देता है। वहीं राजनीतिक रूप से यह मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज, वोट, रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा देता है।
तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करता है। खबर के अंत में सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णय जान लेते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR वाद 2002 में शीर्ष न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया। दूसरा, लिली थॉमस मामला 2013, अगर कोई मौजूदा सांसद या विधायक दोषी ठहराया जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा। और आखिर में है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2019 मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की अपनी 6ठी आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते देखें तो परमाणु ऊर्जा में सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMRs और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि AMRs के विकास में सहयोग पर सहमति व्यक्त की। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs लघु और कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर्स होते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों में निर्मित करके सीधा साइट पर स्थापित किया जा सकता है। एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स AMRs अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर्स हैं जिनकी दक्षता, सुरक्षा और स्थिरता काफी बेहतर होती है। बात करें भारत फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिकोणीय विकास सहयोग की शुरुआत की तो इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों की जलवायु और संधारणीय विकास पर केंद्रित परियोजनाओं को समर्थन देना है। आपको बता दें कि मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया गया है। आइए भारत की फ्रांस यात्रा से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। पहला है बहुपक्षीय सहयोग। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। दूसरा है रक्षा सहयोग। इसमें स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के निर्माण और स्वदेशीकरण में प्रगति तथा FRINDX रक्षा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का शुरू होना शामिल है। साथ ही फ्रांस ने यूरोड्रोन माले प्रोग्राम में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। प्रमुख सैन्य अभ्यास वरुण, ला पेरोस आदि हैं। प्रौद्योगिकी सहयोग में दोनों देशों ने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स यानी कि ITER की प्रगति की सराहना की है। भारत ITER के 7 सदस्यों में से एक है। ITER 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टोकामक को असेंबल करने में योगदान दे रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का भी शुभारंभ किया गया है। आखिर में व्यापार संबंध को देखें तो 2024 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के साथ द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट जारी की। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 15% तक करना है। इस संदर्भ में यह रिपोर्ट नीतिगत सुधारों की सिफारिश करती है। सबसे पहले रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत की गैस खपत देखें तो 2030 तक इसमें 60% की वृद्धि होगी और शहरी गैस वितरण यानी CGD क्षेत्रक प्राकृतिक गैस की मांग में होने वाली इस वृद्धि का नेतृत्व करेगा। आपको बता दें कि CGD क्षेत्रक पाइपलाइनों के माध्यम से घरों, उद्योगों आदि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। दूसरा, भारत का गैस उत्पादन 2023 में 35 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। साथ ही कृष्णा गोदावरी डीप वाटर फील्ड्स कुल उत्पादन में 1/4 का योगदान देते हैं। आयात की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारत चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक है। 2030 तक देश में LNG का आयात दोगुने से अधिक हो जाएगा। इसी के साथ कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG की क्षमताओं का अभी तक बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है। भारत की CBG क्षमता लगभग 87 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष अनुमानित है, जबकि वर्तमान में स्थापित क्षमता इस क्षमता का 1% से भी कम है। हालांकि भारत में गैस क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं।
वर्तमान मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दे देखें तो लेगेसी क्षेत्रों यानी पुराने एवं परिपक्व प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से गैस की कीमतें लगभग $10 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU पर सीमित कर दी गई हैं। इससे गैस की सही कीमत प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि डीप वाटर प्रोजेक्ट जैसे उच्च लागत वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की कीमतों पर भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसी के साथ सरकारी स्वामित्व वाली गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में गैस के विपणन और पाइपलाइन ट्रांसमिशन दोनों क्षेत्रों में अग्रणी कंपनी है। इससे हितों के टकराव की संभावना पैदा होती है तथा भारत में भूमिगत गैस भंडारण यानी UGS सुविधाओं का अभाव है और LNG भंडारण क्षमता भी सीमित है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले इसके तहत की गई नीतिगत सिफारिशें भी जान लेते हैं। सबसे पहले गैस मूल्य निर्धारण को उदार बनाना। किरीट पारेख समिति 2022 के सुझाव के अनुसार धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता का विस्तार करना चाहिए। डीप वाटर एवं अल्ट्रा डीप वाटर परियोजनाओं पर मूल्य सीमाओं को हटाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ पाइपलाइनों तक निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स यानी TSOs की स्थापना करनी चाहिए। अन्य सिफारिशें जाने तो प्रतिस्पर्धी ईंधनों जैसे कोयला के कराधान को सुसंगत बनाना चाहिए। कुशल मूल्य निर्धारण के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX को बढ़ावा देना चाहिए आदि। और आखिर में पारदर्शी तरीके से थर्ड पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ सक्षम अवसंरचना का विकास करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व्स का निर्माण। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। भारत का पाम ऑयल आयात 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 30% से नीचे आ गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से सोया तेल जैसे लागत प्रभावी विकल्पों की उपलब्धता के कारण आई है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि पाम ऑयल है क्या। पाम ऑयल अफ्रीकी ऑयल पाम ट्री एलिस गिनेंसिस के फल से प्राप्त होता है। पाम ऑयल दो प्रकार के होते हैं, क्रूड पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल। क्रूड पाम ऑयल फलों के गूदे से निकाला गया अर्क होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है। वहीं पाम कर्नल ऑयल बीज से निकाला गया अर्क होता है। इसका उपयोग गैर खाद्य प्रयोजनों जैसे सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स आदि के लिए किया जाता है। दोनों तेल रंगहीन, गंधहीन और अपेक्षाकृत स्वादहीन होते हैं। ऑयल पाम के वृक्ष मूल रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले पादप हैं, किंतु वर्तमान में इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के 85% पाम ऑयल की आपूर्ति करते हैं। आइए भारत में पाम ऑयल के उत्पादन को समझते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक राज्य हैं। देश के कुल पाम ऑयल उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 98% से अधिक है। भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत ने पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों पर आयात बोझ को कम करने के लिए 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनकी जयंती पर पूरे देश में याद किया गया। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। इनके प्रमुख योगदान देखें तो उसमें पहला है धार्मिक सुधार। उन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ थे। सामाजिक सुधारों में अपना योगदान देते हुए उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था और अस्पृश्यता को अमानवीय बताया था। वे महिला शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। उनकी साहित्यिक कृतियों में सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि शामिल हैं। हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी से राष्ट्रवाद, विश्व बंधुत्व, मानवतावाद आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस NG मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण 2026 में होगा।
जबकि इसका उत्पादन 2027 से 28 तक शुरू होगा। स्पेसएक्स के स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट भूटान में उपलब्ध है। आपको बता दें कि स्टारलिंक हजारों उपग्रहों का एक समूह है। यह समूह पृथ्वी के बहुत करीब लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए संपूर्ण विश्व को कवर करता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू टेलीस्कोप में पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके एक नए सघन एक्सोप्लैनेट की खोज की। यह एक्सोप्लैनेट सब सैटर्न श्रेणी में अवस्थित है। हाल ही में एक सर्वेक्षण के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने अरब सागर में नए मात्स्यिकी क्षेत्र की खोज की। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण यानी FSI एक केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मात्स्यिकी पर एक नोडल संस्थान है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 1993 से 2022 के दौरान जलवायु जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 6ठे स्थान पर रहा। हाल ही में लोक लेखा समिति ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल टैक्स नियम की समीक्षा करने का आग्रह किया। लोक लेखा समिति यानी PAC को मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधारों के आधार पर पहली बार 1921 में स्थापित किया गया था। मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से अधिक तालाबों का कायाकल्प किया गया है या उनका निर्माण किया गया है। इससे कई जगहों पर जल संकट से निपटने में मदद मिल रही है। यह मिशन 2022 में भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताई। बफर जोन एक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।